Hello, today we will be learning about how to break plateau of marks in CLAT mocks. CLAT जैसे हमें पता है कि लगभग 3.5 months दूरी है और उसमें जो है बहुत जनों ने CLAT mocks जो है काफ़ी टाइम से वो दे रहे हैं या कुछ जो जिन्होंने जो है अभी प्रैक्टिस जो है स्टार्ट की है। अब जो काफ़ी जनों से दे रहे हैं और प्लस जो इन्होंने अभी स्टार्ट की है, कुछ हो सकता है जिन्होंने 20-30 दे दिए हैं, कुछ हैं जिन्होंने 5-6 दिए हैं या 10-12 दिए हैं। अब कुछ एक के जो है जो मेजरली प्रॉब्लम देखी गई वो प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो है मार्क्स प्लेटो हो रहे हैं। प्लेटो का मतलब है कि मान लो 120 क्वेश्चंस होते हैं। अब उनके जो है जनरली जो है उनके मार्क्स जो हैं या तो इसी रेंज में स्ट्रक है या फिर इस रेंज में स्ट्रक है या फिर इस रेंज में स्ट्रक है। हो सकता है कि तुम जो है कोई भी कैटेगरी की हो सकते हो, तुम्हारे मार्क्स काफ़ी टाइम से जो है 30-40 आ रहे हैं, इससे ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि 40-50 में ही आ रहे हैं, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, या फिर हो सकता है कि 50-60 में आ रहे हैं। तो जब काफ़ी टाइम से ऐसे आ रहे हैं मार्क्स तो तुम्हें जो है अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी कि मैं जो है सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने सिलेबस भी रिवाइज कर लिया है, मैंने सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया है, रिवाइज भी कर लिया है, मैंने जीके भी कर लिया है, क्यूटी भी कर लिया है, मैं मॉक्स भी लगातार दे रहा हूँ, बराबर दे रहा हूँ, फिर भी जो मेरे मार्क्स हैं वो स्टक हो गए। जब स्टक हो गए तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर तुम्हें लगता है कि मैं जो है ये कर ही क्यों रहा हूँ। लेकिन तुम्हें ये जो है ये नहीं सोचना है, मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा जिससे तुम जो है ये प्लेटो जो है या फिर जो स्टक हो जहाँ पे तुम वो उसको तुम जो है तोड़ पाओगे और फिर आराम से जो है जो इस रेंज में है वो आराम से जो है 50-60 की रेंज में आ जाएंगे, ये जो है 60-70 की रेंज में आ जाएंगे और ये जो है 70-80 की रेंज में आराम से आ जाएंगे। तुम उनको और ज़्यादा फोकस करोगे तो ये लोग जो है इस रेंज में आ जाएंगे और ये लोग जो है इस रेंज में आ जाएंगे और ये लोग जो है 90s वाली रेंज में आ जाएंगे। तो तुम्हें कुछ एक जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है और उन चीज़ों का तुम ध्यान रखते हो तो तुम्हारे मार्क्स जो है आराम से बढ़ जाएंगे और ये जो तुम्हारा काफ़ी टाइम से जो चल रहा है इशू चल रहा है कि इसमें तुम स्टक हो या काफ़ी टाइम से जो तुम अटके हुए हो वो तुम्हारा भी जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम पहले देख लेते हैं क्लैट है क्या। अब क्लैट में तुम जो है कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कितने भी कुछ बेसिक्स पढ़ लो, बेसिक तो तुम्हें क्लियर करना है सबसे पहले। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस एग्ज़ाम को अलग बनाता है वो है कि ये प्रैक्टिस बेस्ड पेपर है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे और प्रैक्टिस भी राइट डायरेक्शन में करनी है। ऐसे नहीं कि तुम सिर्फ प्रैक्टिस करे जा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो मॉक एनालिसिस भी करो, देखो कि तुम्हारी गलतियाँ कहाँ हो रही है और उनको फिर जो है रेक्टिफाई करो, क्योंकि यही जो है सही अप्रोच है जिससे कि तुम्हारे मार्क्स जो है बढ़ेंगे और तुम आराम से क्लैट जो है क्लियर कर पाओगे। क्लैट इज अ टेस्ट ऑफ प्रैक्टिस मोस्टली एंड ऑन नॉट द टेस्ट ऑफ कंसेप्ट। सो इन ऑर्डर टू एक्सेल इन क्लैट वन नीड्स टू प्रैक्टिस अ लॉट। प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लैट इज अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड examination where one is tasked to solve long paragraphs in a limited amount of time which is quite exhausting। अब इसमें तुमने देखा होगा कि अगर हम जीके को और डीआई को जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है उनको छोड़ दें, जो 3 सेक्शन है इंग्लिश, सीआर और लीगल, ये जो है इनके पैराग्राफ्स जो होते हैं बहुत लंबे लंबे आते हैं, बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो जब बहुत बड़े बड़े आते हैं तो तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होते हैं। तो तुम ऐसे कर सकते हो तुम्हें एग्जॉस्ट नहीं लगे तो मान लो तुम लीगल पहले कर लो, फिर लीगल के बाद अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए या फिर थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए जो है जीके कर लो, जीके के बाद सीआर कर लो, सीआर के बाद क्यूटी कर लो और क्यूटी के बाद लास्ट में इंग्लिश कर लो। या फिर ये जो इन दोनों जो है इन दोनों को तुम इंटरचेंज भी कर सकते हो, पहले लीगल कर लिया फिर जीके फिर सीआर, फिर या तो क्यूटी कर लो अगर तुम्हें क्यूटी में अच्छे है, क्यूटी तुम्हें सही लगती है, नहीं तो इंग्लिश कर लो फिर लास्ट में क्यूटी कर लो, वो तुम्हारा अप्रोच है। लेकिन अगर ऐसे ये 3 पहले करोगे तो इसमें तुम्हारा ये फायदा रहेगा कि तुम एग्जॉस्ट नहीं होगे। तो लीगल कर लिया, फिर थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करने के लिए जीके कर लिया मैंने, तो जीके में या तो मुझे आता है या फिर नहीं आता है, तो इसमें मुझे जो है अपना दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़ेगा। जबकि सीआर में मुझे जो है पूरे पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे फिर मुझे क्वेश्चन देने पड़ेंगे। इनकी भी जो पोजीशन है तुम इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि एक एग्जॉस्टिव या फिर एक लॉन्ग पैराग्राफ बेस्ड सेक्शन जो है जब तुम देखो तो उसके बाद जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का सेक्शन जो होता है वो तुम देखो, जिससे कि तुम्हारा जो है माइंड पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और जब तुम एग्जाम भी देने जाओ, मॉक भी देने जाओ, उससे 1 या 2 घंटे पहले जो है कुछ ज़्यादा पढ़ो वढ़ो मत, ज़्यादा रिवाइज मत करो, या फिर ज़्यादा मॉक देने से पहले जो है एक और घर पे मॉक मत दो। ये सोच के कि मैं जो है
मॉक होने से पहले एक और मॉक दे रहा हूँ तो मेरा स्कोर जो है अच्छा हो जाएगा। स्कोर अच्छा नहीं होगा, उससे उल्टा स्कोर गिर जाएगा, क्योंकि तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे जब मेन जो तुम्हारा मॉक होगा उस वक्त। अब इवन सिंस इट्स नॉट अ mostly a concept based test rather than a practice based, it is crucial to solve mock test even though you may have started your practice preparation 2 to 3 days back। अब मॉक जो है वो देना जरूरी इसलिए है क्योंकि भले ही तुमने एक हफ्ते पहले या 2-3 दिन पहले ही जो है क्लैट प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, लेकिन इसमें जैसे बताया अभी कि ये प्रैक्टिस बेस्ड टेस्ट है। पहले दिन मतलब पहले हफ्ते से जो तुम्हें मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि एक तरीके से ये रेस है तो जिसमें तुम्हें सेट ये नहीं देखना है कि तुम्हारी टेक्निक सही है कि नहीं है। टेक्निक तो जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुम्हारी सही हो जाएगी, लेकिन तुम्हें दौड़ना तो उसी वक्त से स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर उसी हफ्ते से स्टार्ट करना पड़ेगा जब तुम्हारा जो है प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। तो ये तो हमने देखा कि ब्रीफ ओवरव्यू तुम्हें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अब प्लेटो जो है किस किस के कैसे कैसे आ सकता है, कब हम मानेंगे कि कोई चीज़ प्लेटो हो गई है, कब हम मानेंगे कि हमारे मार्क्स जो है वाकई में स्ट्रक हो गए और हमें जो है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें 2 सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि तुम मॉक देते हो, तुम्हारे मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हारे मार्क्स, मान लो कि तुमने अभी मॉक दिया है, संडे को दिया या वेंसडे को दिया, जब भी कभी भी दिया, सिर्फ उसी मॉक में जो है तुम्हारे मार्क्स गिरे। तो जब उसी मॉक में तुम्हारे मार्क्स गिरे हैं तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम देखो कि तुमने कहाँ मिस्टेक्स किए और फिर उनको रेक्टिफाई करो, मतलब उनको सुधारो, उनको जो मिस्टेक्स है। अच्छा, मिस्टेक भी तुम अगर करते हो तो उस पर लिखो कि क्या मिस्टेक थी। पैराग्राफ नहीं पढ़ा ढंग से, पैराग्राफ नॉट रेड प्रॉपरली, या फिर इंटरप्रिटेशन मिस्टेक, इंटरप्रिटेशन की मिस्टेक थी। क्योंकि आधे ज़्यादा गलतियां तुम देखोगे तो मोस्टली ये होता है कि पैराग्राफ जब हम पढ़ते हैं तो पैराग्राफ में साफ साफ लिखा होता है, लेकिन फिर भी जो है हम क्वेश्चन जब करते हैं तो उसमें गलत मार्क कर देते हैं, जबकि एज इट इज पैराग्राफ से ही जो है वो लिया गया होता है कई बार। तो ये मिस्टेक जो है वो नहीं करनी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अगर तुम्हारी ये इशू है, मतलब सिर्फ तुम्हारे पिछले मॉक में जो है कम मार्क्स आए, तो तुम्हें उसमें जो है ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ मिस्टेक्स देखो क्या है उसको सही कर लो, ये कोई इशू भी नहीं है। लेकिन तुम्हें कब जानना है या तुम्हें कब देखना है कि तुम्हें वाकई में जो है प्लेटू हिट हो गया है, या फिर कब मानना है कि तुम्हारे जो है मार्क्स स्टक हो गए, अब तुम्हें जो है कुछ अलग से करना पड़ेगा, जब जाके तुम्हारे मार्क्स जो है वो सुधरेंगे। तो अगर तुम्हारे पिछले 5 मॉक्स से प्रीवियस 5 मॉक्स से जब तुम्हारे मार्क्स गिर रहे हैं, या तो ड्रॉप हो रहे हैं या फिर स्टेगनेंट हो रहे हैं, तो मान लो पहले तुम्हारे 60s में आते थे, अब 50s में आ रहे हैं और 40s में आ रहे हैं, तो इसमें तुम्हें जो है चिंता करने की वाकई में ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स जो है जहाँ पे बढ़ने चाहिए थे वहाँ पे तुम्हारे गिर रहे हैं। तो एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि तुम्हारे 40 to 50 के बीच में अटके हुए हैं, 50 to 60 के बीच में अटके हुए हैं। तो अगर ये सिनेरियो हो या फिर ये सिनेरियो हो, उसमें तुम्हें थोड़ी चिंता करने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत चिंता करने की तो ज़रूरत है। अब तुमने ये देख लिया कि तुम्हारी ये इशू है, तो ये जो है मानेंगे प्लेटू हो गया, यानी तुम्हारे मार्क्स स्टक हो गए। अब इस प्लेटू को या फिर इस मार्क्स के जो स्टक हो गए उनको जो हम सुधारें कैसे, या फिर हम अपने मार्क्स जो है बढ़ाएं कैसे। तो उसके लिए हमें देखना है कि इसके मेन जो है प्लेटू होने के या फिर मार्क्स तुम्हारे स्ट्रक हुए हैं, एक जगह अटक गए, उसके 3 कारण हैं, मेनली 3 कारण है। ऐसा हो सकता है कि सबसे पहला मेजर जो कारण वो ये है कि तुम्हारे सेक्शनल इश्यू आ रहे हैं। मान लो कि तुम हर सेक्शन में बढ़िया हो, तुम इंग्लिश में बढ़िया हो, तुम सीआर में बढ़िया हो, तुम जीके में बढ़िया हो, तुम क्यूटी में भी बढ़िया हो, लेकिन तुम्हारा लीगल जो है वो हिला हुआ है, या फिर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो तुम्हें वर्क करना है लीगल पर। ठीक है, अब लीगल पे वर्क करना इसका मतलब ये नहीं कि ये सब छोड़ देना है, ये तो करते ही रहना है, लेकिन साथ साथ में जो है लीगल के बेसिक्स रिवाइज करने, और बेसिक्स रिवाइज करने के बाद जो है लीगल के जो है तुम्हें पैराग्राफ बेस्ड जो है क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ लीगल साइड के। मतलब क्योंकि तुम्हारा लीगल वीक है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ये नहीं है कि ये छोड़ देना है, ये भी करते रहना है, लेकिन इस पर जो है थोड़ा ज़्यादा फोकस दो। तो मान लो कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर सेक्शन लीगल में वीक है और तुम्हारी उसी से जो है बार बार नंबर कम आ रहे हैं। जब बार बार नंबर कम आ रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है कि वो टॉपिक लेना, उसके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करने, या तो तुम मॉड्यूल से करो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से करो, लेकिन करो। जब कर लोगे तो इसमें जब तुम्हारे ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, बेसिक्स रिवाइज भी हो जाएंगे, तब तुम्हारे मार्क्स जो है आराम से बढ़ जाएंगे। अगर ये इशू तुम्हारा जो है सीआर में आ रहा है,
तो सीआर के लिए जो है वापस बेसिक्स रिवाइज करो और सीआर को जो है और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये जो है मेन रीज़न है, वन ऑफ द मेन रीज़न है कि तुम्हारे मार्क्स जो है अटक क्यों रहे। तो ये तुम कर लोगे तो तुम्हारे मार्क्स जो आराम से बढ़ जाएंगे, और वही मिस्टेक जो है तुम वापस बार बार नहीं करोगे। क्योंकि एक ही चीज़, अगर तुम्हारे मार्क्स कहीं पे स्टक हो गए, कहीं पे अटक गए हैं, तो उसका एक कारण यही है कि तुम सेक्शनल जो है, जो तुम्हारा सेक्शन लैगिंग है उसके ऊपर तुम वर्क नहीं करो। अगर तुम वर्क करोगे, तुम्हें पता चल गया कि कौन सा सेक्शन मेरा वीक है, तो उस सेक्शन पे जो है काम करना स्टार्ट करो। जैसे काम करना स्टार्ट करोगे तुम्हारा सेक्शन इंप्रूव हो जाएगा, और तुम्हारे उससे फायदा क्या होगा कि तुम्हारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ओवरऑल मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन जो है, पहले हमने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है। जब हम प्रॉब्लम देखेंगे उसके बाद ही जो है हम डायग्नोसिस कर पाएंगे। डायग्नोसिस मतलब उसका इलाज देख पाएंगे। हमने प्रॉब्लम देखी कि सेक्शनल इशू है, तो हमें क्या करना है, सी विच इज दैट पर्टिकुलर सेक्शन, सी विच इज दैट पर्टिकुलर सेक्शन। देखो कि वो कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है, उसके बेसिक्स रिवाइज करो, एंड देन अगेन सोल्व दोज पर्टिकुलर क्वेश्चन जो तुम्हारे गलत हो रहे थे, वो क्वेश्चन सॉल्व करो, सो दैट यू विल नॉट एबल टू मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन, ताकि तुम वही गलती वापस ना दोहराओ और ना रिपीट करो, एंड दस विल श्योरली इंप्रूव मार्क्स इन दैट सेक्शन, हैंस ओवरऑल मार्क्स ब्रेकिंग द प्लेट्यू। मान लो तुम्हारा लीगल वीक था, तुम्हारे लीगल में मान लो 32 क्वेश्चन में जो है हर बार जो है 20 ही करेक्ट होते थे। तुम्हें पता चल गया कि लीगल तुम्हारा वीक है, बाकी तो तुम्हारे जितने भी सेक्शन है उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो लीगल पे ज़्यादा काम करो, देखो कि काम तुम्हारे गलत हो रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये 20 से 25 28 कब हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और इतनी तुम्हें लगेगा ही नहीं कि इतने महीने तक या फिर इतने हफ्तों से जो मैं एक जगह अटका हुआ था, इन एक मार्क्स पे अटका हुआ था, वो कितनी मेरी सिली मिस्टेक्स थी। सिर्फ इतना मैं ध्यान दे लेता तो मेरे आराम से जो नंबर बढ़ जाते। तो ये हो गया पहला रीज़न। पहला रीज़न का हमने सोल्यूशन भी देख लिया। दूसरा रीज़न है कि नो मॉक एनालिसिस। ये जनरली उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने अभी जो है क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, या फिर इन्होंने जो मॉक्स है एट मैक्स जो है 10 to 15 मॉक्स ही दिए। जब उनकी जो है 10 to 15 मॉक्स दिए तो उनकी क्या आदत रहती है कि मॉक एनालिसिस वो जो है करते नहीं है। जब वो मॉक एनालिसिस करते नहीं है तो उनको पता नहीं चलता कि उनकी गलतियाँ क्या हो रही है। तो जब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारी गलतियाँ क्या हो रही है, तो गलतियाँ तुम रिपीट करोगे, तो गलतियाँ तुम रिपीट करोगे तो वही तुम्हारे मार्क्स आएंगे, वापस नहीं करोगे वापस वही मार्क्स आएंगे। तो ये जो है एक लूप की तरह है जो ये चलता ही रहेगा, जब तक, कब तक, जब तक तुम मॉक एनालिसिस नहीं करते। ऐसे अगर हो, तुम नए हो, तुम्हारे मॉक में नंबर अटक गए, कहीं स्टक हो गए, तो तुम्हें सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरत है वो मॉक एनालिसिस करो। जैसे तुमने मॉक एनालिसिस किया, तुम्हारे मार्क्स जो है आराम से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी मिस्टेक्स कहाँ पर है। तो जब तुम्हें मिस्टेक्स पता चल जाएगी तो तुम जो है आराम से मार्क्स अपने जो है सुधार पाओगे। तो ये तो था सेकेंड। ये जनरली उन लोगों के लिए जो इन्होंने अभी क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया उनको अच्छा खासा टाइम हो गया है, और अच्छा खासा टाइम होने के बाद उन्होंने अच्छे खासे मॉक भी दे दिए हैं। तो उनका ये एक इशू है। फिर है लास्ट, जो कि ये उन लोगों के लिए है जिनके मार्क्स जो है 60 या 60 अबव आते हैं। ये उन लोगों के लिए 60 और मोर देन 60 मार्क्स वालों के लिए। अब तुम्हारी दिक्कत क्या आ रही है कि तुम्हारा सीआर स्ट्रांग है, तुम्हारा इंग्लिश स्ट्रांग है, तुम्हारा लीगल स्ट्रांग है, ठीक है। तो तुम्हारे इनमें से जो मैक्सिमम मार्क्स होने थे वो तुमने डिराइव कर लिए, जितना तुम कर सकते थे, या फिर लगभग तुमने पूरे ही जो है इनमें मार्क्स ले लिए हैं। अब तुम्हारा प्लेटू इसलिए हिट हो गया क्योंकि अब इसमें जितने मार्क्स अलॉटेड थे वो तो तुमने ले लिए। अब इससे ज़्यादा तुम क्या कर सकते हो। अगर पेपर ही मान लो कि 500 नंबर का है, तो मुझे 500 नंबर में से एक सेक्शन जो है वो 250 का है, और वो सेक्शन मुझे पूरा आता है, तो मुझे 250 मार्क्स तो मिल गए, लेकिन मुझे दूसरा सेक्शन भी तो ढंग से करना पड़ेगा ना, जब भी तो मेरे 250 के अबव आएंगे। तो इसमें सीआर, लीगल और इंग्लिश के तुम्हें अच्छे से आते हैं, तो तुमने अच्छे से जो है इनको कर लिया, इसमें तुम्हारे मार्क्स भी जो है सबसे बढ़िया आ गए। लेकिन सिर्फ इन्हीं से जो है तुम्हारी अच्छी रैंकिंग वाली एनुअली थोड़ी मिलेगी, तुम्हें इन चीज़ों पर भी तो फोकस करना पड़ेगा। तुम्हें जीके को और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। जब तुम यही करोगे तभी तो तुम्हारी अच्छे नंबर आएंगे, मतलब और इंक्रीज होंगे, ताकि तुम्हें टॉप एनुअली मिले। तो ये उन लोगों के लिए होता है कि जिन्होंने अच्छे खासे मॉक दे दिए और वो जो है काफ़ी टाइम से इस रेंज में जो है 60 to 70 या फिर 50 to 60 वाले भी मान लो, ठीक है, क्योंकि तुमने मैक्सिमम जो वो है वो डिराइव कर लिया उनसे।
थोड़ा बहुत इसमें इस केस में इंप्रूवमेंट है, लेकिन 60 to 70 वाले में जो है जो स्टक है उन्होंने मैक्सिमम जो है CR इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग से जो है डिराइव कर लिया। अब उनका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए QT पे, यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे और GK पे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो 3 जिसमें तुम्हारी अच्छी महारत है या तुम्हारा जो है वो फोटे है वो उसको तुम जो है छोड़ दो, उन पे तो अच्छा करना ही है, वो तो है कंटिन्यूएशन में रखनी है, लेकिन साथ ही साथ जो ये 2 सेक्शन है इनको भी फोकस में रखना है। तो इसके लिए हमारा क्या होगा सोल्यूशन, हमारा सोल्यूशन ये होगा स्टार्ट डूइंग GK। डूइंग GK का मतलब ये है कि GK पढ़ना स्टार्ट करो और रिवाइज करो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ GK के स्टार्ट कर दिया, GK के साथ साथ जो है QT भी स्टार्ट करो। QT कैसे करो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो और जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करें उसके ऊपर क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस तुम प्रीवियस ईयर मॉक्स जो पहले के मॉक्स हो गए उनके कर लो, या फिर जो मॉक्स जिन मॉक्स में तुम्हारे ये क्वेश्चंस QT के और GK के गलत हो रहे थे या फिर तुम स्किप कर दे रहे थे वो वाले करो, ताकि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जो है कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेजरली जो है 3 तरह के ये रीजन है, 3 रीजन है। तुम जो है इन्हीं तीनों में से कोई भी एक रीजन में फॉलो करते होगे, और जिस रीजन में तुम फॉलो करते होगे उसके नीचे मैंने सोल्यूशन भी दे रखा है कि तुम्हारा सोल्यूशन जो है कैसे तुम जो है उसको सोल्यूशन के थ्रू जो है उसको उस प्रॉब्लम को जो है ओवरकम कर सकते हो। तो तुम्हें जो है वो चीज़ करनी है, तुम वो चीज़ करते हो तो तुम्हारे मार्क्स जो है बढ़ने से जो है कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कि तुम जो है इन तीनों में से कौन से रीजन में आते हो और कैसे जो है तुम अब अप्रोच करने वाले हो। तुम जो है तुम्हारे अगर मॉक्स में नंबर स्टक हो गए तो तुम कौन से इन 3 रीजन्स में आते हो वो कमेंट बॉक्स में बताओ, और फिर जो है मैंने सॉल्यूशन भी बताया उसको भी जो है तुम अप्लाई करो और देखो कि अगले मॉक में अगले मॉक में मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अगले ही मॉक में, जस्ट अगले मॉक में तुम्हें इसका रिजल्ट जो है श्योरली 2 to 3 मॉक्स में जो है अगले 2 to 3 मॉक्स में जो है आराम से दिख जाएगा। जो प्लेटो है जो तुम्हारे जिस रेंज में तुम स्टक हो गए, जिस रेंज में तुम अटक गए हो वो रेंज जो आराम से टूट जाएगी और वो ऊपर की साइड टूटेगी। मतलब अगर तुम 40 to 50 की रेंज में अटक गए थे तो तुम्हारी ये जो है अगली रेंज ये रहेगी। ये सॉल्यूशन अगर तुम बाय हार्ट या फिर इन प्रैक्टिस लेके आ जाते हो तो जो तुम्हारी रेंज ये होती थी अब तुम्हारी रेंज ये बढ़ जाएगी, और उसको तुम और ज़्यादा करते हो तो तुम्हारी 60 to 70 रेंज भी आ जाएगी। ऐसे करते करते जो है 70 to 80 है तो 80 to 90 भाई रेंज आ जाएगी। सो आज हमने देखा कि कैसे जो है हम प्लेटो जो है यानी कि जो मार्क्स स्टक हो गए हैं उसको हम कैसे जो है रिमूव कर सकते हैं और कैसे जो है हम आगे इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न या फिर एक और सजेशन मेरी तरफ से ये रहेगा कि जब कभी भी तुम मॉक दो तो पूरे ठंडे दिमाग से दो। ये मत सोचो कि मेरा क्या होगा, मेरा मॉक में जो है अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर क्लैट जो मैं दूंगा तो उसमें मेरे को NLU अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तुम्हें सोचना ही नहीं है। जब तुम मॉक दो तो एकदम ठंडे दिमाग से दो। ऐसा सोचो कि तुम जो है आगे ना आगे का कुछ सोचना ना पीछे का कुछ सोचना है। जिस वक्त तुम एग्जाम दे रहे हो, जिस वक्त तुम मॉक दे रहे हो या मेन क्लैट का एग्जाम भी दे रहे हो तो उस वक्त तुम्हारा पूरा ध्यान जो है पेपर में होना चाहिए। पेपर के बाहर जो है क्या हो, कुछ हो ना हो, तुम्हें कैसा भी जो लगे क्लैट होगा या नहीं होगा उस पर कुछ ध्यान नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान जो है तुम्हारा क्लैट के पेपर पे होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप इफ यू properly implement these all solutions or these all recommendation, then I am going to guarantee you that you will break that plateau and increase your marks substantially. So thank you everyone.